और यूपी के मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर एसआईटी ने रडार पर 78 मदरसों को लिया है। विदेशी फंडिंग की जांच हो रही है। 2022 से 23 में 19 करोड़ रुपए की फंडिंग आई है इन मदरसों को। मदरसों में फंडिंग की जांच की जा रही है। गैर मान्यता प्राप्त ये मदरसे हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया है। एसआईटी ने लेन देन की जानकारी मांगी है कि पैसे किसने दिए हैं, किस अकाउंट से आए हैं और कितने पैसे एक बार में आए हैं। एटीएस एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी ने 78 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को नोटिस जारी किया है और पैसों के लेन देन के बारे में जानकारी मांगी है। मुजफ्फरनगर में भी ऐसे तकरीबन 1 दर्जन मदरसे हैं जिन्हें जिला प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया और इस नोटिस में कहा गया है कि अगर मदरसे को मान्यता हासिल है तो आप इससे संबंधित दस्तावेज 3 दिन के अंदर उपलब्ध कराएं और अगर गैर मान्य प्राप्त मदरसे हैं तो आरईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर मदरसा खुला हुआ पाया जाता है तो शासन की ओर से 10,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माना वसूला जाएगा। मदरसों को ये नोटिस मिलने के बाद मदरसा संचालकों में अब हड़कंप मचा है। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। मदरसों के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना है कि एसआईटी की जांच और ये नोटिस सभी साजिश का हिस्सा है। हमारे जनपद के अंदर मदरसों को टारगेट बनाकर शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में यह है कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं और उनको टाइम दिया जा रहा है 3 दिन, किसी को 5 दिन, कि 3 दिन या 5 दिन के अंदर मदरसे को बंद कर दिया जाए, अन्यथा 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। ये नोटिस गैर कानूनी है। ये सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया और अब सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। हम इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे और आला कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ इसको हम चैलेंज करेंगे। उधर कानपुर में थैलेसीमिया पीड़ित 14 बच्चों की जिंदगी दांव पर है। अस्पतालों की लापरवाही से अब ये बच्चे हेपेटाइटिस और एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। टेस्ट में पता चला है कि सभी 14 बच्चों को गलत ब्लड चढ़ा दी गई है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी के संक्रमण से पीड़ित हैं ये बच्चे। इस रिपोर्ट के आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। ये सभी पीड़ित बच्चे नाबालिग हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में सामने आए इस मामले में इन बच्चों को खून चढ़ाने से पहले उनका टेस्ट नहीं किया गया था। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज किया। संक्रमित खून ने थैलेसीमिया से पीड़ित इन रोगियों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। दरअसल थैलेसीमिया से ग्रसित इन 14 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। इनमें से ज्यादातर बच्चे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सी की चपेट में आ गए हैं। ये बच्चे कानपुर के आसपास के जिलों के रहने वाले हैं। थैलेसीमिया की बीमारी में बच्चों को हर कुछ महीने पर खून चढ़ाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के मुताबिक कई प्राइवेट अस्पतालों में खून चढ़वाने के बाद कुछ बच्चों में इन्फेक्शन हुआ, जिनकी वजह से उन्हें एचआईवी और हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होना पड़ा। डेटा है आपको जो वहाँ पे प्रकाशित हुआ है, ये पूरा एक्चुअली 10 साल में इतने बच्चे हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हुए हैं, जिसमें 2 एचआईवी हैं, 2 हेपेटाइटिस बी और 7-8 के आसपास जो है ये हेपेटाइटिस सी से संक्रमित हुए हैं। ये पूरा 10 साल का आंकड़ा है। ये कोई आंकड़ा ये नहीं है कि मतलब 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर ये पॉजिटिव हो गए हो। ये लंबे समय का पूरा आंकड़ा है 10 साल में। बच्चों को खून चढ़ाने के मामले में संक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और इस मामले में 14 बच्चे जिन्हें ब्लड चढ़ाने के बाद कुछ को एचआईवी और कुछ को अन्य दिक्कतें आई। उस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जहां एक और ट्वीट किया, तो उस ट्वीट के बाद यहाँ के बाल रोग के एचओडी में, जहां इस वक्त न्यूज 18 की टीम खड़ी है, आप देख सकते हैं कि ये वो बाल रोग विभाग है जहां के एचओडी आर्या का साफ कहना है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, क्योंकि बच्चों का मामला है। 10 वर्षों का ये रिकॉर्ड है। इस 10 वर्षों के रिकॉर्ड के आधार पर अन्य जनपदों में जिस प्रकार से ये खून चढ़ाया गया था, इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं। किसी को इन्फेक्शन होता है, किसी को रिएक्शन होता है, किसी को एचआईवी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को और ब्लड में इन्फेक्शन होता है। क्योंकि
कहीं और से ब्लड लिया जाता है तो ये पॉसिबिलिटीज है, मगर ये 1 वर्ष या 6 महीने का नहीं, 10 साल का पूरा आंकड़ा है और इनकी प्रॉपरली स्क्रीनिंग की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये अलग अलग ब्लड बैंक से ब्लड लेते हैं उनसे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बढ़ सकती है। और ऐसे में कानपुर के ब्लड बैंक से ये ब्लड नहीं लिया गया, मगर डॉक्टर्स फिर भी युद्ध स्तर पर लगे हैं इसके फैक्ट्स को पता करने में। अब देखना ये होगा कि जब ये जांचें और फैक्ट सामने आते हैं तब जाके पता चलेगा कि बेसिकली इनसाइड स्टोरी थी क्या। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंज, न्यूज़ 18 कानपुर। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। वहां वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार के तहत लाने का फैसला लिया गया और अब वक्फ बोर्ड को आरटीआई के तहत संपत्तियों से जुड़ी जानकारी देनी होगी। पिरान कलियर से जुड़े एक मामले में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यह आदेश जारी किया है, यानी कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है, कहां से कौन सी संपत्ति आई, कब ये संपत्ति वक्फ बोर्ड की हुई। कोई भी सवाल वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ा अगर बोर्ड के सामने आता है तो सूचना के अधिकार के तहत बोर्ड को अब ये जानकारी सवाल पूछने वाले को उपलब्ध करवानी पड़ेगी। मैं शुक्रिया अदा करूंगा माननीय आयोग का और माननीय आयोग की बेंच का, जिसमें माननीय आयुक्त योगेश भट्ट जी ने उसका पूरा संज्ञान लिया और उसकी सीरियसनेस को, उस मैटर के नेचर को समझा और उसमें आदेश करते हुए आदेशित कर दिया कि दरगाह पिरान कलियर भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आनी चाहिए। और उसी के आदेश के क्रम में जो हमारे सीईओ वक्फ बोर्ड थे, तत्कालीन सीईओ वक्फ बोर्ड मुख्तार मोहसिन साहब, उन्होंने भी एक आदेश कर दिया और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत लगभग 2000 के करीब संपत्ति जो रजिस्टर्ड है उनको भी सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ले लिया। अब उनसे भी आप सूचना ले सकते हैं वक्फ बोर्ड की। उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के फैसले का बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने स्वागत किया है। दिलीप रावत का कहना है कि वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार के दायरे में लाने से अब बोर्ड की संपत्ति खर्च का पता चल सकेगा। साथ ही इस बात का भी पता लगेगा कि वक्फ बोर्ड अपने पैसे का इस्तेमाल कहीं देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं करता। जो जानकारी दी है कि वक्फ बोर्ड भी जो है सूचना के दायरे में आएगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, क्योंकि इससे ये जानकारी मिल जाएगी कि इस पैसे का सदुपयोग कैसे हो रहा है। कहीं ये सरकार कहीं देश विरोधी किसी कार्रवाई में शामिल तो नहीं है इस पैसे में। ऐसे अंदेशा होने के बाद अगर सूचना आयुक्त ने ये उनसे ये मांगा है कि ये सूचना अधिकार देने का उनको बाध्य होना पड़ेगा, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां वक्फ बोर्ड को सूचना के अधिकार के तहत लाने का फैसला लिया गया। अब संपत्तियों की जानकारी देना मजबूरी हो जाएगी। इसी बीच अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। हर तरफ चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट कर रही हैं। एक्ट्रेस कंगना हाल ही में इजराइल के राजदूत से मिलने पहुंची और एम्बेसी में तस्वीरें भी खिंचवाई गई। जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दोनों की इस मीटिंग की फोटो सामने आई है। कंगना रनौत ने दोनों देशों की लड़ाई में इजराइल का साथ दिया है। मेरठ में सड़क हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, शराब पीकर गाड़ी चला रहे शख्स ने कई लोगों को टक्कर मारी। इस हादसे में गुब्बारा बेचने वाला एक शख्स इसकी चपेट में आया और उसकी जान चली गई। 5 लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे का अब वीडियो सामने आया है। गुस्साई भीड़ ने मौके से कार ड्राइवर को पकड़ा, उसकी पिटाई की। आरोपी ने बताया कि उसके साथ 3 अन्य लोग भी बैठे थे जो मौके से फरार हो गए। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। थाना सदर बाजार इलाके का ये मामला, पुलिस की माने तो नामजद शिकायत नहीं होने की वजह से अज्ञात में केस दर्ज किया गया है। तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 लोगों को टक्कर मारी। एक शख्स की जान चली गई है इस हादसे में, जो सड़क किनारे गुब्बारा बेचने का काम करता है। पिथौरागढ़ के धारचूला लिपुलेख रोड हादसे में शवों को खाई से निकालने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। शवों को खाई से निकालने के लिए सेना की माउंटेन टीम भी मौके पर पहुंची। शवों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कल लखनपुर के पास 500 मीटर गहरी खाई में बोलेरो गिर गई थी। 6 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। 5 लोग दूसरे राज्यों के थे, जबकि एक स्थानीय शख्स। इधर आगरा के
तो ये तस्वीर की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर मेडिकल कॉलेज परिसर में बंदरों को केले और सेब खिलाने पर जुर्माना लग सकता है। एक बड़ा फैसला लिया गया है। मेडिकल कॉलेज परिसर में हजारों की संख्या में बंदर मौजूद रहते हैं, जो बीमारों, तीमारदारों की दवा से लेकर खाने का सामान तक छीन ले जाए। बंदरों के हमले में डॉक्टर, मरीज, कई जूनियर डॉक्टर शिकार हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। कई बार ये बंदर मरीजों पर भी हमला कर देते हैं। मेडिकल कॉलेज में बंदरों की बड़ी तादाद की वजह से लोगों की ओर से दिया जा रहा खाना माना जा रहा है कि एक वजह है कि यहां पर लोगों की ओर से बंदरों को खाना दिया जाता है, जिसकी वजह से बंदर यहां आए दिन आते रहते हैं, उत्पात मचाते हैं। यही वजह है कि कॉलेज प्रशासन ने बंदरों के लिए केले, सेब डालने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। में हमारी टीम ने कई जगह सर्वे किया कॉलेज के अंदर, तो यह पाया कि लोग बाहर से आकर के बंदरों को कुछ भोजन इत्यादि देते हैं। उसके कारण से अचानक से बंदर वहां पे इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं, उनसे खतरा उत्पन्न होता है। तो हमारी आपके माध्यम से आम जनता से यही एक निवेदन रहेगा कि ऐसा ना करें। यहाँ हमारे चिकित्सक, हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टूडेंट, हमारे तीमारदार, हमारे मरीज तमाम लोग रहते हैं। ऐसे में अगर किसी एक को भी अगर नुकसान पहुंचेगा तो उनका किया गया पुण्य बेकार ही जाएगा। तो इसके लिए और भी बहुत सारे नियत स्थान हैं, आसपास बहुत सारे मंदिर हैं, वहां वो ये कार्य करें। कॉलेज प्रांगण में कृपया वो ये कार्य ना करें। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बंदरों का आतंक है और इस वजह से एसएन मेडिकल कॉलेज का प्रशासन इस बात पे विचार कर रहा है कि जो लोग यहाँ फल डालने आते हैं, जिसकी वजह से बंदरों का उत्पात ज़्यादा होता है, तो जो फल डालने आते हैं या कुछ खिलाने के लिए आते हैं उन पर जुर्माना लगाया जाए। इस बात पर अभी विचार चल रहा है। बीच में एक बार ऐसा हुआ था 2018 में, जब फल डालने वाले को डॉक्टर ने रोका था तो फल डालने वाले ने डॉक्टर पर ही हमला कर दिया था, जिस पर एफआईआर भी कराई गई थी। लेकिन अब एक बार फिर लगातार जिस तरह से हजारों बंदर एसएन मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, चाहे सर्जरी बिल्डिंग हो, चाहे मेडिसिन डिपार्टमेंट हो, आप देखिए एसएन मेडिकल कॉलेज के में प्रवेश करते ही ये नज़ारा है। आप देखिए कोई केले डाल गया है और बंदर उसका केले को खा रहे हैं। तो इसी वजह से चूँकि बंदरों को ये पता चल गया है कि एसएन मेडिकल कॉलेज में उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दिन सुबह से लेकर रात तक लोग यहाँ फल डालते हैं, तमाम केले, सेब, इसके अलावा चने डालते हैं। इस वजह से यहाँ बंदरों का झुंड रहता है, बड़ी संख्या में बंदर यहाँ रहते हैं। तो मरीजों को, तीमारदारों को, डॉक्टरों को बंदरों से निजात दिलाने के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन बड़ी पहल पर विचार कर रहा है, जिसमें